नमस्ते गुरुकुलियंस। हिंदी के एक और कालांश में आप सबका स्वागत है। आज हम अपने इस कालांश में हमारे पाठ्यक्रम के तीसरे अध्याय लखनवी अंदाज का अध्ययन करेंगे। लखनवी अंदाज नामक जो पाठ है वो प्रसिद्ध कहानीकार यशपाल के द्वारा लिखा गया है। ये जो कहानी है वो एक व्यंग्यात्मक कहानी है। इस कहानी में शानो शौकत वाली बनावटी और दिखावटी जो जीवन शैली होती है उस पर करारा जो व्यंग्य है वो किया गया है। तो प्यारे बच्चों, कहानी का जो सार है वो कुछ इस प्रकार है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहानी को लिखने वाले जो हमारे लेखक हैं वो यशपाल हैं। यशपाल को एक नई कहानी लिखने की जो इच्छा है वो तलब हुई, अर्थात उनके मन में एक नई कहानी लिखने की जो इच्छा है वो जागी। इस बार उन्होंने अपनी ये जो कहानी है वो रेलगाड़ी में बैठकर लिखने की सोची, क्योंकि रेलगाड़ी में उन्होंने सोचा कि भीड़ भाड़ जो है वो कम होगी। साथ में रेलगाड़ी में बैठ कर के प्राकृतिक दृश्यों का जो आनंद लेते हुए कहानी जो है वो और भी भव्य, सुंदर, आकर्षक, मनोहारी जो है कहानी में लिख सकता हूँ। और अपनी इसी मंशा को, इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने सेकंड क्लास का जो टिकट है वो लिया। ज़्यादा दूर जाना नहीं था, इसी कारण उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लिया। भाई एक स्टेशन से बैठा और अगले स्टेशन पर उतरना है और इसी बीच कहानी का जो निर्माण है वो मैं कर लूँगा। तो रेलगाड़ी चलने ही वाली थी। लेखक झट से रेलगाड़ी में प्रवेश कर गए। लेखक का अनुमान था कि जो ट्रेन का डिब्बा होगा वो निर्जन होगा, खाली होगा, वहाँ दूसरा कोई और नहीं होगा। लेकिन लेखक के अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा जो है वो खाली नहीं था, क्योंकि जैसे ही लेखक ने डिब्बे में प्रवेश किया तो उन्होंने पाया, सामने देखा कि लखनऊ के जो नवाब होते हैं उनकी तरह हाव भाव वाला, वेशभूषा वाला एक सफ़ेद पोश सज्जन जो है बड़ी आरामदायक अवस्था में सामने वाले डिब्बे में पालथी मार करके बैठा हुआ है और उसके सामने दो ताजे जो खीरे हैं वो रखे हुए हैं। जैसे ही लेखक ने प्रवेश किया तो जो वो नवाब था, नवाब की प्रकृति वाला जो सफ़ेद पोश सज्जन था, नवाब ही कहा गया है प्रस्तुत पाठ में उसको, तो वो अपनी आंखें जो हैं वो चुराने लगा और ऐसा प्रतीत करवाने लगा कि मानो लेखक के डिब्बे में प्रवेश करने से उसको लेश मात्र भी खुशी नहीं हुई। यानी कि वो नहीं चाहता था कि उसके अतिरिक्त डिब्बे में कोई और भी बैठे। वो कभी ट्रेन से यानी रेलगाड़ी से बाहर देखता, कभी सामने देखता, कभी पीछे देखता। तो लेखक ने भी अनुमान लगा लिया कि ये सज्जन जो है मुझे देखकर प्रसन्न नहीं है। तो लेखक ने भी आत्मसम्मान में उससे आंखें चुरा ली, भाई अपनी जो आंखें हैं वो फेर ली। यानी लेखक भी ये दर्शाना चाहते थे कि अगर आप मेरे यहाँ आने से प्रसन्न नहीं हैं तो मुझे भी आपके साथ बात करने में किसी भी तरह की कोई खुशी नहीं है। थोड़ी देर के बाद जब ट्रेन चलती जा रही थी तो अचानक से उस लखनवी नवाब का जो भाव परिवर्तन है वो हुआ। उन्होंने लेखक को आदाबर्ज, जो कि एक अभिवादन करने का तरीका होता है, वो किया और लेखक से पूछा, क्या आप खीरे खाने की इच्छा रखते हैं? लेखक को नवाब का सहसा हुआ ये भाव परिवर्तन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और लेखक ने अपने मन में सोचा कि अपनी अमीरी का घमंड दिखाने के लिए, मतलब गर्व से परिपूर्ण अपने आप को दिखाने के लिए अब जानबूझकर ये मेरे से बात करने के इच्छुक हैं। तो लेखक ने भी स्वाभिमान
दिखाते हुए स्वाभिमान से परिपूर्ण होकर के खीरे खाने से बिल्कुल मना कर दिया। इसके बाद लेखक ने देखा कि उस लखनऊ के नवाब ने खीरों को काटने की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ की। उसने अपनी सीट के नीचे से लोटे को निकाला, अपनी जेब से चाकू निकाला, खीरों को धोया और फिर चाकू से उन दोनों खीरों के ऊपर वाले भाग को काटकर बड़ी सावधानी से खीरे को बढ़िया तरीके से काटकर धोकर अपने सामने रखे तौलिए पर सजा दिया और फिर उनके ऊपर जीरा लगा हुआ जो नमक है वो और जो सुर्ख मिर्च की जो लाली होती है वो जो है वो उनके ऊपर बिखेर दी। इस पूरी प्रक्रिया में मानो जो लखनऊ का वो नवाब था वो इस पूरी प्रक्रिया का आनंद ले रहा था। पूरी प्रक्रिया में मानो खीरे का रसास्वादन जो है वो बार बार कर रहा था। खीरों का रस जो उसके गले में बार बार जो है वो नीचे जा रहा था। उसके बाद जब उसने खीरों को भली भांति काट करके तौलिए पर सजा लिया, एक बार फिर से लेखक को उसने कहा कि ये लखनऊ का प्रसिद्ध बालम खीरा है। जैसे अनेक जगहों की अनेक प्रसिद्ध चीज़ें होती हैं तो उसी तरह लखनऊ के बालम खीरे के बारे में उसने बताया। तो लेखक पहले खीरे खाने के बारे में जब पूछा गया था लेखक से तो वो मना कर चुके थे, तो लेखक ने भी दोबारा फिर अपनी बात पर अड़े रहे। लेकिन लेखक जो थे जो जैसे जैसे रसीले खीरे उनके सामने रखे हुए थे, लेखक के मुंह में भी उन खीरों को देख करके पानी आ रहा था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया पहले मना कर चुके थे, तो लेखक ने बहाना मारते हुए कहा कि मेरी पाचन शक्ति जो है वो थोड़ी कमज़ोर है, इसलिए मैं खीरे नहीं खाऊंगा। उसके बाद लेखक ने बेचैन आँखों से खीरे खाने की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ की। उन्होंने खीरे के एक एक टुकड़े को उठाया और अपनी होठ और नाक तक ले जा कर के खीरे को सूंघा और इसके बाद बड़ी ही एहतियात से सावधानी से उस खीरे के टुकड़े को चलती हुई रेलगाड़ी से बाहर फेंक दिया। लेखक सामने बैठे बैठे ये पूरी प्रक्रिया देख रहे थे और एक एक करके सारे के सारे जो भी खीरे के टुकड़े थे वो उस नवाबी नस्ल के आदमी ने बाहर फेंक दिए। और उसके पश्चात जब ये पूरी प्रक्रिया ख़त्म हो गई तो उन्होंने तौलिए से अपने मुख को और अपने हाथों को साफ किया। लेखक ये देख कर के बड़ा आश्चर्यचकित हो रहा था कि किस तरह से इतने खीरों को, 2 खीरों को इसने काटा, इतना प्रयास किया और इतने प्रयास करने के बावजूद भी उन खीरों को इस नवाबी नस्ल के व्यक्ति ने इस तरह से बाहर फेंक दिया। उसके बाद लखनऊ के नवाब ने ऐसा नाटक किया मानो कि वो बहुत ज़्यादा थक गया हो और वो थक करके लेट गया हो और गर्व से परिपूर्ण हो करके लेखक को ये कह रहा हो कि ये होता है लखनऊ के नवाबों का खीरा खाने का तरीका। लेखक ने मन ही मन सोचा कि खीरा खाने का, सूंघ करके खीरे को बाहर फेंक देना, ये सूक्ष्म पेट भरने का तरीका तो हो सकता है। लेखक अभी सोच ही रहा था तभी लखनऊ के नवाब के मुख से उसको एक डकार जो है वो सुनाई दी। लेखक ने सोचा कि ये जो डकार की आवाज़ लेखक के मुख से आई थी, क्या इस तरह से मतलब बिना खीरा खाए जो है, क्या बिना खीरा खाए किसी का पेट ऐसे भर सकता है? भाई ये सूक्ष्म तरीका तो है, इससे आदमी जो है दिखावा मात्र तो कर सकता है, क्या इससे जो भूख है वो शांत हो सकती है? और लेखक जो नवाब की इस पूरी की पूरी जो प्रक्रिया थी उसकी तस्लीम में, आत्मसम्मान में लेखक को अपना सिर जो है वो झुकाना
पड़ा, यानी लेखक ने अपना सिर झुका लिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लखनऊ के नवाब ने जो ये दर्शाया कि ये होता है लखनऊ के लोगों का खीरा खाने का तरीका। लेखक जो है इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को देख करके काफ़ी आश्चर्यचकित हुआ और सोचने लगा कि कहानी लिखने के लिए तो मैं आया हूँ, लेकिन कहानी का असली लेखक तो ये नवाब है, जो बिना खीरा खाए भूख जो है उसकी शांत होने का नाटक मेरे सामने कर रहा है। जब बिना खाए पिए, खीरे को बिना खाए ही इसकी भूख शांत हो सकती है, तो मैं बिना पत्र, बिना विचार, बिना घटना के कहानी को क्यों नहीं लिख सकता। तो ये जो बात है लेखक के मन में जागी। खीरा खाने के बाद मतलब जो लखनऊ का नवाब था उसने लेखक को एक बात और कही, वो ये कि खीरा होता तो लजीज है, स्वादिष्ट होता है खाने में, लेकिन ये जो थोड़ा सा कठोर होने के कारण पाचन शक्ति पर बुरा प्रभाव डालता है। तो लेखक को ये आभास हो गया कि मैं तो व्यर्थ में ही ट्रेन में बैठ करके कहानी लिखने की जो इच्छा मेरे मन में है, प्राकृतिक दृश्यों को देखने की जो इच्छा मेरे मन में जागृत हो रही है, वो तो व्यर्थ की बात है। जब मेरे सामने बैठे हुए व्यक्ति का बिना कुछ खाए पिए पेट भर सकता है, तो मुझे कहानी लिखने के लिए इतना घूमने फिरने की क्या ज़रूरत। मैं भी बिना विचार, बिना पत्र, बिना घटना के कहानी लिख सकता हूँ। तो यशपाल इस कहानी के माध्यम से हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें बनावटी और जो दिखावटी जीवन है ना, वो नहीं जीना चाहिए। हमें वास्तविकता से परिपूर्ण जो है जीवन यापन करना चाहिए। लखनऊ के नवाब ने जिस तरह से दिखावटी और बनावटी आदतों का समावेश करके लेखक पर जो घमंड से परिपूर्ण जो बातें लेखक को दर्शाई, लेखक के सामने जैसा भी व्यवहार उसने किया, वो बिल्कुल पूर्णतया अनुचित था। हमें सादगी से परिपूर्ण होकर के जीवन जीना चाहिए। बाहरी दिखावे तौर तरीके जो होते हैं उनका अपने जीवन में समायोजन नहीं करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये था कहानी का सार। कहानी के जो प्रश्न है, अभ्यास के प्रश्न है, वो आपके सामने लेकर के अगले वीडियो कालांश में लेकर के फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।